बिहार में चुनावी बहार है और इसी के बीच में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं, यानी एसआईआर को लेकर। अब आज जो वोटर अधिकार यात्रा है वो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के गढ़ यानी लखीसराय में पहुंची है। और इस सबसे मजेदार चीज इस आज की यात्रा में ये देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी के पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसमें मुकेश सहनी भी थे। अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज होने लगी कि क्या हम मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम की पद या डिप्टी सीएम की कुर्सी सही सलामत समझें। चर्चा तो होगी आज के न्यूज रूम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। और दोस्तों, बिहार की बात के लिए आज हमने थोड़ा अपना सेटअप भी चेंज किया हुआ है। बदलाव कहते हैं ना, ये बदलाव प्रकृति का नियम है, तो थोड़ा बदलाव होना चाहिए। और इसी बदलाव के बीच में आज लोकसभा और राज्यसभा में हमने कुछ नियम भी देखे। कई 3 आज विधेयक बिल पास हुए और इस बिल पे तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। चर्चा तेजस्वी यादव पर भी होगी, चर्चा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी होगी। लेकिन केशव सर, एक क्विक रिएक्शन। जो आज केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में बिल पास किया है उसको लेके अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि जिस तरीके से वोटर शुद्धिकरण शुरू हुआ वैसे ही अब सत्ता शुद्धिकरण होगा। और तेजस्वी यादव ने तो सीधे सीधे कह दिया कि ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए है। एक क्विक रिएक्शन इस पे, आपका क्या सोचना है? थैंक यू। सबसे पहले पूजा आपको। और एक करेक्शन है, ये बिल्स आज नहीं पास हुए हैं, ये बिल कल पास हुए हैं। कल पास हुए हैं। और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया जो भी आई हो, यह एक स्वागत योग्य कदम है जी। क्यों नहीं होना चाहिए अगर किसी के ऊपर अभियोग है। और मैं यह समझता हूं कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर एक दिन के लिए भी जेल चला जाता है तो उसको उसके काम से मुअत्तल कर दिया जाता है। वह फिर ये जो नेता होते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, जेल में बैठे रहते हैं। हमने दिल्ली के केस में देखा, दिल्ली का एग्जाम्पल देखा कि महीनों तक दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के रहा। तो यह मेरे ख्याल से तो ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को लीवे मिल रहा है, चाहे वह मुख्यमंत्री, मंत्री बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, जहां पर जो सत्ता में है, अगर वह अवश्य है कि अगर जेल जाता है तो जेल से तो काम नहीं कर पाएंगे ना। तो उनको पद पर बने रहने का क्या औचित्य है? इससे तो अच्छा है कि वो त्याग पत्र दे दे। अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। उसी विधेयक में, उसी बिल में यह भी है कि अगर वो बाहर आ जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, तो फिर से वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि देश में अभी भी जो नियम कानून बने हुए हैं उनका बेजा इस्तेमाल होता है जी। ये ईडी एक्ट कांग्रेस की देन है और ईडी को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत आज कांग्रेस को ही है। तो जो नियम बने हैं यह सरकार के इंटेंट पे है कि उसका किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई सरकार कहीं की कानून व्यवस्था किसी भी नियम का बेजा इस्तेमाल कर रही है तो यह गलत है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि ऐसे नियमों का बेजा इस्तेमाल हो जाएगा इसलिए नियम ही नहीं बनने चाहिए। इस आधार पर तो डॉरी जो एक्ट है उसका भी बेजा इस्तेमाल होता है ना, शारदा एक्ट का बेजा इस्तेमाल होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए कानून ही नहीं बने। कानून के बेजा इस्तेमाल को रोकना भी जो संविधान की रक्षा करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, सबका दायित्व है मिला जुला। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि ये बिल कुछ नहीं है, सरकार ने अपने जो पार्टियां हैं, गठबंधन की पार्टियां हैं, उनको डराने के लिए किया है। और सीधे सीधे वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का नाम भी लेते आए हैं। नहीं, सवाल ये समझने की बात है इसकी। हालांकि अभी कानून का प्रारूप मैंने नहीं देखा है। समाचार पत्रों में जितना तो छपा है, टीवी के डिबेट में जितनी बात बोली जा रही है, मुझे भी उतनी ही जानकारी है। जब ड्राफ्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इस कानून में क्या क्या बातें हैं। लेकिन जो मैं समझ पाया हूं, अगर मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल की सरकार है और वहां पर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है वह जेल चला जाता है तो उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। इससे सरकार तो नहीं गिर रही है ना। और बिल्कुल यही है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बिहार में एसआईआर को लेकर यात्रा चल रही है और जन समर्थन जिस तरीके से दिख रहा है, काफी भीड़ दिख रही है। अगर आपने देखा होगा उनकी अभी टीवी में भी चल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो काफी चल रहा है। तो जिस तरीके से उनकी जन समर्थन चल रहा है, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव किस वजह से एसआईआर के मुद्दे को लेके इतना हावी हो गए हैं? अब इस एसआरआई का जो गुबार है ना, एसआईआर का, वो गुबार ढहना शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने जिस
इनपुट को लेकर के इतना बड़ा बवंडर रचा था, उसी की हवा निकल गई है जी। आपको याद होगा 2 दिन पहले CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार ने अपने पुराने ट्वीट को यह कहते हुए डिलीट कर दिया, जिस ट्वीट में उन्होंने जाहिर किया था, ट्वीट माफ करेंगे, हम लोग आज तक ट्वीट ही कह रहे हैं, एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इतने वोट बढ़ गए, इतने समय में इतने वोट डाले गए, व्हाटएवर। ये तमाम जो जानकारी जो पब्लिक डोमेन में थी और जिसको लेकर के राहुल गांधी ने ये पूरा नैरेटिव क्रिएट किया है वोट चोरी का, उसी की हवा निकल गई 2 दिन पहले। उसी प्रोफेसर संजय कुमार ने अपने पुराने एक्स पोस्ट को यह कहते हुए डिलीट कर दिया कि हमारी टीम से डेटा इंटरप्रिटेशन में, कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई थी और इसके कारण उन्होंने सार्वजनिक माफी भी मांगी है। अब संजय कुमार ने तो सार्वजनिक माफी मांग ली है। जिस संजय कुमार जी के ट्वीट पर राहुल गांधी का ये पूरा वोट चोरी का नैरेटिव आधारित है, क्या वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी अब देश से माफी मांगेंगे? हालांकि उन्होंने कहा, संजय कुमार ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि उनका इंटेंशन किसी की छवि को धूमिल करना नहीं था, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना फैलाना नहीं था, लेकिन गलत सूचना तो फैल चुकी है। और बिल्कुल जिस तरीके से जन समर्थन आ रहा है, और अब तो प्रशांत किशोर ने भी उस पर अपना रिएक्शन दे दिया है। मतलब प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अब कांग्रेस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी की जमीन पे, बिहार में जमीन स्तर पे थोड़ी मजबूती दिख रही है। अच्छा, देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ और आई एम सॉरी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नेताओं की रैलियों में, भाषणों में, यात्राओं में भीड़ का जुटना एक बात है और उस भीड़ का वोट में कन्वर्ट होना एक दूसरी बात है। बिल्कुल। बिहार के जो ये वोट अधिकार यात्रा है, उनकी तस्वीरों को देखें पूजा, यदि आप, और इसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कंपेयर करें, भीड़ कहाँ आपको ज्यादा दिखती है? भारत जोड़ो यात्रा में, अगर भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ थी, वह भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट होती तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। तो तेजस्वी ने तो कह दिया ना कि अगला जब भी लोकसभा चुनाव होगा, राहुल गांधी हमारे पीएम बनेंगे। नहीं, वो तो मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं, यह कह के तेजस्वी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई बिहार में तो मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं और केंद्र में। और तेजस्वी यादव कहें या ना कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर इंडिया अलायंस जीतता तो तेजस्वी यादव के कहने का इंतजार थोड़ी ही होता, तब तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके होते। बिल्कुल। और उसी तरह अगर बिहार में महागठबंधन की जीत होती है तो राहुल गांधी के नॉमिनेशन की प्रतीक्षा थोड़ी की जाएगी कि राहुल गांधी जिसको नॉमिनेट करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और केशव सर, मतलब ये भी देखने वाली बात है, अगर आप तो हमसे बहुत सीनियर है, आपका जो राजनीतिक समझ है वो काफी सही है, कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने रैली में कह दिया है कि राहुल गांधी बनेंगे पीएम, और उसके साथ ही अब आज जो खबर आई कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी आप और ये टीएमसी में थोड़ा मनमुटाव हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, कि तेजस्वी यादव का ये जो मोटिव था कहीं ना कहीं ये था कि इसी फ्लो में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कह दे कि हाँ, बिहार का जो मुख्यमंत्री रहेगा महागठबंधन का, वो यही रहेंगे। नहीं, हाँ, ये उनकी उम्मीद जरूर होगी कि इस पर राहुल गांधी की भी एकदम औपचारिक मुहर लग जाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह ऑलरेडी अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड है। अगर बिहार, आप बताएं, आपके पास कोई और विकल्प है? बिहार में अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक ही चॉइस ही है वहां पे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। उसी तरह अगर इंडिया अलायंस में लोकसभा चुनाव जीतती है इंडिया अलायंस, तो एक ही चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। हो सकता है कि अब तो 5-4 साल बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, 4 साल बाद देखा जाएगा, तब तक काफी परिस्थितियां बदल चुकी होगी। हो सकता है फर्श से कोई नेता अर्श पे पहुंच जाए और राहुल गांधी की जो इमेज है उसको ओवरशैडो कर ले, या राहुल गांधी के से बड़ा उसका कद हो जाए। हालांकि ये हुआ नहीं है आज तक। कांग्रेस में जब भी गांधीज रहे हैं, किसी का भी कद गांधीज से बड़ा नहीं होता है। तो यह बहुत ही
नामुमकिन जैसा है कि कोई नेता अगले 4 सालों में राहुल गांधी को ओवरशेडो कर देगा। बिल्कुल। तो ऐसा मतलब जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में एक्टिव थे, शिक्षा का चाहे मुद्दा हो, पलायन रोकने का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, अब धीरे धीरे वो जो सारे मुद्दे हैं वो पर्दे के पीछे चले गए, नेपथ्य में चले गए हैं। अब तेजस्वी यादव सिर्फ SIR के मुद्दे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे तेजस्वी की छवि पर कितना असर पड़ेगा? जनता उनको कितना समर्थन दे पाएगी अपना? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, तेजस्वी की जो राजनीति है वो लालू जी से थोड़ी अलग राजनीति है। देखा होगा आपने पिछली बार के चुनावों में भी उन्होंने अपनी एक अलग पॉलिटिकल लाइन खींची थी। अभी भी जो राष्ट्रीय जनता दल के ध्वज हैं, जो उनके पोस्टर्स लगते हैं, उसमें लालू जी की तस्वीर या तो नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो तेजस्वी अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से देश में राहुल गांधी को उतने सीरियसली नहीं लिया जाता है एक विकल्प के रूप में, बिहार में वैसी बात नहीं है। तेजस्वी की बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं लोग, खास करके वैसे युवा। अच्छा, लालू यादव जी का जो शासनकाल रहा था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी विफलता में क्या गिना जाता है? जंगल राज। तो जैसे हमारे उम्र के, हमसे बड़े उम्र के जो लोग हैं, उन्होंने उस दौर को देखा है, तो हमारा इस पर एक टेक हो सकता है कि वह समय अच्छा था या खतरनाक था, एक अलग बात हो सकती है। लेकिन जिन्होंने वह समय देखा ही नहीं, वो सिर्फ इतिहास की बातें सुनते हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता है। उनके सामने अगर आज कोई 20 साल का युवा है, 22 साल का युवा है, उसके सामने तेजस्वी यादव अगर रोजगार की, सुशिक्षा की बात करते हैं, तो वो उसको ये अपीलिंग लगेगा। और ये एक अपील थी तेजस्वी यादव को लेकर के। मैं क्या, तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, जिनको हमेशा राजनीति में तेजस्वी यादव से पीछे रखा गया, लेकिन मैं उनकी राजनीतिक समझ की दाद देता हूं। उन्होंने बहुत कैटेगरिकली ये बात बोली है, ऑन कैमरा ये बात कही है कि ये गलत कर रहे हैं। बिहार चुनाव में मुद्दे हैं शिक्षा, रोजगार, गरीबी, पलायन, ये सारे मुद्दे हैं और तेजस्वी गलत कर रहे हैं, वो गलत लाइन पे जा रहे हैं। और राहुल गांधी की इसमें एक्सपर्टीज है, उनकी यह विशेषज्ञता है कि वो जीती हुई बाजी को हार सकते हैं। तो बिहार में तेजस्वी यादव जो कैंपेन कर रहे थे, वो बहुत मेरे ख्याल से इम्पैक्टफुल था। इन सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ वोट चोरी की बात करना, जिसका जो मूल आधार था वही हिल चुका है। तो ये यात्रा आप क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। अब तो वो आधार ही गलत था ना, वो आधार गलत साबित हो रहा है, फिर भी आप यात्रा कर रहे हैं। लेकिन एक बात मान लीजिए पूजा, मान के चलिए कि अभी SIR का मुद्दा हो, हालांकि अभी और कुछ दिन, 10 दिन और बचा हुआ है, लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। अगर मतदाता सूची में कुछ फेरबदल की जरूरत है, अगर आपका नाम कट गया है या आपके नाम की स्पेलिंग में गलती है, आपका मकान संख्या गलत लिख दिया गया है, जो भी है, अगले 10 दिनों तक आप इसमें परिवर्तन करवा सकते हैं। वो एक अलग बात है, वो प्रशासनिक कार्य है, वो चलता रहता है, होता रहता है, गलतियां होती है। और मैं किसी को क्लीन चिट भी नहीं दे रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में निष्पक्षता का सवाल नहीं है, सवाल अनियमितता का है। और जो अनियमितता हुई है, चुनाव आयोग को उन अनियमितताओं को एड्रेस करना चाहिए एंड द कल्प्रिट्स मस्ट बी टेकन टू द टास्क। उनको उनकी जगह दिखानी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यह मान रहा हूं कि ये जो मौलिक मुद्दे हैं, जो धरातल के मुद्दे हैं, गरीबी, रोजगार, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे ही चुनाव का टोन सेट करेंगे। ये अभी कुछ दिनों की यात्रा है, आप देख लीजिए, 1 हफ्ते में ये यात्रा खत्म हो जाएगी। आपको लौट करके उन्हीं मुद्दों पर आना है। ये देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये कोई मुद्दा नहीं है। वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी भी जानते हैं मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जहाँ पे बिहार की जो जनसंख्या है वो इतना अवेयर भी नहीं है। अभी तो मैंने देखा कई सारे चैनल बिल्कुल जो वहाँ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। हाँ, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपना जो उनके रणनीतिकार हैं, उनको सबको सैक कर देना चाहिए। उनको नई टीम, प्रशांत किशोर जैसे की टीम
प्रोफेशनल्स की रखनी चाहिए। तो सर क्या ऐसी तेजस्वी के सर, जो कि तेजस्वी काफी समझदार और बिहार से बहुत जुड़े हुए नेता है, उनको सारी साठ गांठ और साम दाम दंड भेद सब कुछ उनको पता है, तो तेजस्वी के सामने ऐसा क्या उनकी मजबूरी रही, क्योंकि वो बार बार राहुल गांधी को बड़ा भाई भी कह रहे हैं, उन्हें पीएम बनाने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया है, वो गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं, तेजस्वी के सामने क्या ऐसी मजबूरी रही कि उन्होंने एक इतना बड़ा बम फोड़ दिया? देखिए, एसआईआर को लेकर, एसआईआर कुछ नहीं है, ये जो वोट चोरी है ना, ये इसको समझिए, मुद्दा मेरी समझ से कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी को एक नारे की जरूरत होती है, एक शगुफे की जरूरत होती है। हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो कोई ना कोई ऐसा टर्म क्वाइन करे जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाए, और हाल के दिनों में इसका चलन बहुत बढ़ गया है। हालांकि आप याद कीजिए कि 1984 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उसके बाद जो चुनाव हुए थे उसमें राजीव गांधी थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आए थे। अब की बार 400 पार जो मोदी जी ने नारा दिया था, ये उस जमाने में हो चुका है। इतनी सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी की, और वही कांग्रेस पार्टी 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं 1989 में, वो हार जाती है। और ये सब कैसे बनता है हारने का माहौल? बोफोर्स का एक मुद्दा खड़ा किया जाता है। बोफोर्स के रथ पे सवार होकर वीपी सिंह, वही वीपी सिंह कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस से निकल के आते हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार में वीपी सिंह वित्त मंत्री भी थे या विदेश मंत्री थे, कोई अच्छा पोर्टफोलियो था उनका। और वो बोफोर्स के रथ पे सवार होके आते हैं और भ्रष्टाचार, रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाला जाता है ना। और पूरे देश में एक नैरेटिव फैलता है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है, और महज 5 साल में थंपिंग मेजोरिटी से आने वाली सरकार जमींदोज हो जाती है। 2014 का चुनाव आता है और मोदी जी का कैंपेन बहुत एग्रेसिवली चलता है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अच्छे दिन कोई मुद्दा नहीं है, कब खराब दिन थे आप देख लीजिए। लेकिन अच्छे दिन का एक ऐसा नारा क्रिएट किया गया कि लोगों की जुबान पर चढ़े हर पॉलिटिकल पार्टी। और राहुल गांधी यह प्रयास 2019 से ही कर रहे हैं, 2014 में तो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन 2007 में, सॉरी माफ करें, 2017 में जब यूपी का चुनाव हो रहा था, उस समय में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ने गए थे 2017 का चुनाव, और यूपी के लड़के नारा दिया गया था। और जो रणनीतिकार प्रधानमंत्री मोदी का 2014 में कैंपेन कर रहे थे, वही इनके रणनीतिकार थे उस वक्त। उस समय उन्होंने चाय पे चर्चा की थी, इनके लिए उन्होंने खाट पर चर्चा शुरू कर दी। तो ये टर्म क्वाइन किए जाते हैं। 2019 में राहुल गांधी ने ट्राई किया था चौकीदार चोर है, फेल हो गए। तो मतलब ये वोट चोरी का भी जो मुद्दा है ये फेल होना ही है। राहुल गांधी ने पता नहीं यह मुद्दा उठा ही क्यों लिया है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि आगामी चुनाव में इनको शायद धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, आभास हो गया होगा कि यहाँ पर कैसी हवा चल रही है, क्या इनके लिए संभावनाएं हैं। तो पहले ईवीएम तक थे, और इसी प्रेजेंटेशन के बाद एक पत्रकार ने पूछा उनसे कि भाई आपने ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया, ईवीएम इसमें है ही नहीं, ईवीएम के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो राहुल गांधी ने कहा कि वो ऐसी संभावनाओं पर नहीं जाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब था इतने दिनों तक ईवीएम को लेकर जो इन लोगों ने नकारात्मक प्रचार किया था, वो सुनी सुनाई गेस्चर पर आधारित बातें थी। हाँ, कहा जा सकता है बिल्कुल। और जिस तरीके से सर, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी और राहुल की यात्रा के पीछे पीछे बिहार के कई विपक्ष के बड़े नेता नजर आ रहे हैं, पप्पू यादव भी नजर आ रहे हैं, और अब मुकेश सहनी तो बाकायदे उनके काफिले के पीछे जो दूसरी गाड़ी चल रही है मुकेश सहनी है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि क्या मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे? अगर गठबंधन की सरकार आ जाती है बिहार में, तो डिप्टी सीएम का पद किसे मिलेगा? पहला प्रश्न ये है कि क्या मुकेश सहनी तब तक महागठबंधन में रहेंगे? बड़ा प्रश्न तो ये है। और मैं नहीं मानता हूं कि मुकेश सहनी अकेले डिप्टी सीएम होंगे। सरकार बनाने में मुकेश सहनी के सहयोग की जरूरत होगी, तो उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाएगी। लेकिन यह तय मानकर चलिए, अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है और मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हैं, तो उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलने से पहले
किसी न किसी कांग्रेस नेता को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाएगी, क्योंकि मुकेश सहनी इधर से उधर होते रहे हैं। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों ऐसे एक दूसरे के पूरक दल बन गए हैं, बिहार में भी और केंद्र में भी, कि पिछले 20-25 सालों से इनके गठबंधन में कोई दरार नहीं आई है। बीच में आपसी मतभेद होते हैं, उन मतभेदों को बंद कमरे में बातचीत के द्वारा आराम से सुलझा लिया जाता है। दोनों की पॉलिटिकल लाइन भी करीब करीब मिलती जुलती है। दोनों जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनसे लड़ने की बात करती है, दोनों सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की बात करते हैं। तो इसलिए इनकी राजनीति भी एक जैसी है और पिछले 20-25 सालों में इन्होंने एक फॉर्मिडेबल अलायंस बनाया है, बिहार में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो यह समझना मतलब कोई मुश्किल नहीं है कि किसी भी सूरत में राजद और कांग्रेस का अलायंस रहेगा। और चूंकि अलायंस में राजद के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, तो उसकी अनदेखी करके 15 सीट वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की कुर्सी दे दी जाएगी और कांग्रेस को नहीं दी जाएगी, तो यह मतलब अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और दूसरी बात, कांग्रेस इतने सालों से बिहार की सत्ता से बेदखल है। बीच में कुछ कुछ समय के लिए इनकी सत्ता में बैकडोर से वापसी हुई है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन चीफ मिनिस्टर इनके नहीं रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के आखिरी चीफ मिनिस्टर, हाँ एक मिनट, बिहार में कांग्रेस के जो आखिरी चीफ मिनिस्टर थे वो जगन्नाथ मिश्रा थे। पिछले 25 सालों से कोई नहीं रहा। तो संगठन को बचाए रखने के लिए भी ये सारी ताकतें चाहिए पार्टी को। तो मुख्यमंत्री ना सही तो उप मुख्यमंत्री ही सही, एक कुर्सी तो नामचीन इन्हें भी चाहिए। तो लेकिन अब जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस कई सालों से सत्ता से गायब रही है, लेकिन अगर हम देखें अभी वोट अधिकार यात्रा को ही ले लें या उससे पहले भी जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में सक्रियता दिखा रहे हैं और गाहे बगाहे बिहार जा रहे हैं, वो खुद यात्राएं वहां पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तो एक जमीन बनती जा रही है ना। पप्पू यादव तो राहुल गांधी का खुला समर्थन कर रहे हैं। नहीं, पप्पू यादव कर रहे हैं समर्थन, की पप्पू यादव का समर्थन महागठबंधन को स्वीकार है या नहीं, ये भी इसका जवाब कौन देगा। हालांकि पप्पू यादव की कितनी जमीन है यह आप देख लीजिए। पूर्णिया में उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज जरूर किया है, लेकिन यही पप्पू यादव अपनी पार्टी चलाते थे, जन अधिकार पार्टी, और 2020 के चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़े थे और सभी सीटों पर हार गए। ये खुद भी नहीं जीत पाए थे और पार्टी की जो स्थिति हुई थी वो 90% सीटों पर, 90 नहीं 95% सीटों पर इनके पार्टी के उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए थे। तो इनका कितना जनाधार है, जिस जनाधार की बात पप्पू यादव कर रहे हैं वो जनाधार तो पहले से लालू जी के साथ है। तो पप्पू यादव टेबल पे कुछ और ला रहे हैं ऐसी बात है ही नहीं। बिल्कुल। तो पप्पू यादव किधर जाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे या फिर वो विधानसभा चुनाव में अलग अपना रुख अपनाएंगे? टेक्निकली तो पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस में नहीं है। हाँ। ये वही पप्पू यादव थे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पूरी पार्टी का विलय करा दिया कांग्रेस में, इस उम्मीद पर कि इन्हें पूर्णिया से या मधेपुरा से उम्मीदवार बनाया जाएगा। और लालू जी ने ऐसी राजनीति चलाई कि पूर्णिया की सीट कांग्रेस नहीं आरजेडी के खाते में आई और वहां से 4 महीने पहले जेडीयू छोड़कर आई बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया जाता है। और यही तेजस्वी यादव थे, प्रचार करने गए थे पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में और वहां जाकर उन्होंने कहा था किसी और को वोट दे देना, अगर बीमा भारती को नहीं देते हो तो बीजेपी को दे दो, लेकिन पप्पू यादव को नहीं दो। हाँ। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी खाई है, कितनी बड़ी खटास है दोनों के बीच। इस खाई को पाटना क्या संभव है अगले कुछ 2-1 महीनों में? अगर नहीं है तो यह दरार तो रहेगी। और सवाल हम यहीं पे छोड़ते हैं, जवाब ये आप दीजिए कि क्या पप्पू यादव को कांग्रेस या महागठबंधन अपनाएगी या इस विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव फिर से एक नया रुख अपनाएंगे? और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से विपक्ष और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा और एसआईआर के मुद्दे को जमीन पर लेकर निकले हैं, अब तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दे से भटकते नजर आ रहे हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा है और इसमें देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि पीएम अपने मंच से अपने संबोधन में एसआईआर के मुद्दे को या विपक्ष को क्या कहते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया। और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी ये बातचीत, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.